हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि हम चैप्टर को रिवाइज भी कर रहे थे साथ साथ में, जहाँ पर हमने टॉपिक छोड़ा था, वेक्टर में हमने टॉपिक छोड़ा था, तो उससे आगे हम टॉपिक जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे टॉपिक को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमने वेक्टर को पढ़ा, वेक्टर के टाइप्स हमने पढ़े हैं, और हमने वेक्टर की क्या क्या जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पोर्शन हमने देखा कि कैसे हम वेक्टर में अभी हम प्लाज्मिड को पढ़ रहे हैं, और कैसे हमने प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट किया है। तो साथ साथ में देख रहे हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन आया था, तो आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हमने बात की यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं वो एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। तो वो हम आगे पढ़ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है और कैसे ये सिलेक्शन का काम करते हैं। तो इसमें अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो ये डिस्कस किया है कि कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेंट सेल से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को अलग किया है। अभी तक की जो चीजें हमने डिस्कस किया, अगर मैं समराइज करूं तो देखो मैं हट रही हूँ, और आप ये देखो, ये हमारा प्लाज्मिड है जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और आपने कहा कि हमने यहाँ पर इस प्लाज्मिड को सेल में इंसर्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के सेल हमारे पास आ सकती है। नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है क्योंकि ट्रांसफर हुआ ही नहीं है प्लाज्मिड। सेकेंड आता है यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। प्लाज्मिड ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। प्लाज्मिड कैसा ये है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यहाँ अंदर गया है। लास्ट बारी आते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ऐसा प्लाज्मिड यहाँ पे गया है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यहाँ पे गया है, और यही सेल हमें चाहिए थी। तो देखो अभी तक जो चीजें डिस्कस की हैं वो क्या हुआ है, हमने जो चीजें डिस्कस की हैं अभी तक वो ये की है कि देखो यहाँ पर तीनों टाइप के जो सेल है उसमें से हमें चाहिए थर्ड सेल जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट टाइप है। हमें यहाँ से हटानी है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। दोनों ही सेल फर्स्ट एंड सेकेंड हमें नहीं चाहिए। तो हम चयन कैसे करेंगे कि हमारी वाली सेल कौन सी है जो हमें चाहिए, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। अभी तक हमने एक सेल को हटा दिया है, वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल फर्स्ट, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कैसे हटाया है, हमने कहा कि एक एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक की हेल्प से हटाया है। एंटीबायोटिक ने कैसे हेल्प किया यहाँ पे, देखो सबसे पहले एंटीबायोटिक को समझो। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। आपने कहा कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं, या जो प्लाज्मिड जो है उनमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, और जिनमें ये जीन पाए जाते हैं उन पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल में रहते हैं। तो जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने लिया है टेट्रासाइक्लिन। हमने कहा कोई एक बैक्टीरिया है, उसमें ये प्लाज्मिड पाया जा रहा है, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, और टेट्रासाइक्लिन से बचने के लिए एक रेजिस्टेंट जीन इस प्लाज्मिड के अंदर है। ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया सेल में रहेगा उस बैक्टीरिया सेल पे टेट्रासाइक्लिन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने यहीं से देखा, हमने कहा अब यहीं पर हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे जो सेल है वो यहाँ पर डिटेक्ट की जाती है। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इन तीनों सेल में क्या अप्लाई किया है, टेट्रासाइक्लिन को अप्लाई किया, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड गया था और प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन का जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिला यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे भी प्लाज्मिड था और उसमें भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पाया जा रहा है, तो इस पे भी टेट्रासाइक्लिन का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड नहीं था। प्लाज्मिड नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, और इसीलिए टेट्रासाइक्लिन की वजह से, इसके इफेक्ट की वजह से ये जो सेल है इसकी डेथ हो जाती है। तो हमने कहा कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल अलग हो गई है ट्रांसफॉर्मेंट सेल से। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, ट्रांसफर हुआ है प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो ये अब रिमूव हो जाती है। हमने कहा कि अब रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से कैसे अलग करें। ये रिकॉम्बिनेंट सेल है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है,
और उसके लिए आपको बोला गया था कि आपको PBr322 एक प्लाज्मिड आता है, वो आपको देखना है, वो आपको पढ़ना है, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको करना है। मैं जस्ट आइडिया दूंगी यहाँ पर PBr322 की हेल्प से कैसे हम यहाँ पर जान पाते हैं कि हमारी जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है वो कौन सी है। बाकी आपके लिए होमवर्क में कि PBr322 का कंप्लीट डायग्राम जो है वो आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। मैं PBr322 का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, ठीक है। एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं ऐड कर रही हूँ, पूरी चीजें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्यों ऐड नहीं की जा रही है, क्योंकि रिवीजन है और मैक्सिमम चीजें जो हैं वो हमें तब समझ आती हैं जब हम खुद से करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर, तो डायग्राम स्ट्रक्चर तो तभी हमें समझ में आते हैं जब हम खुद से करते हैं। ये PBr322 है और इसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, 2 एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। ये जो है ये किसके लिए है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये जो है ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। क्या है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो रिकॉग्निशन साइट जब हम देखते हैं तो ये जो साइट आती है, एक साइट यहाँ पर आती है, एक साइट, ये डिफरेंट कलर से इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था एक आइडियल जो प्लाज्मिड होता है, एक आइडियल वेक्टर जो होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। जैसे कि अलग अलग है, जैसे BAM-H1 होता है, जैसे साल है, जैसे हिम3 है, जैसे इकॉर है, इकॉर1 है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं और इन सभी के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट अगर एक सिंगल प्लाज्मिड में हमें मिल जाती है तो हम उस प्लाज्मिड का यूज कहीं भी कर सकते हैं। जो भी हमारे पास रिकॉग्निशन साइट आती है, ठीक है, जो भी जिस भी रिकॉग्निशन साइट से हमें कट करना होगा, क्योंकि वो साइट प्लाज्मिड में होगी, तो हम उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कर सकते हैं डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास क्या आते हैं, कहीं पे ORI भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। ये दो हमारे पास आते हैं रिकॉग्निशन साइट, इसके अलावा और भी आती हैं, जैसे कि यहाँ भी आता है, लेबलिंग आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेबलिंग आप करेंगे यहाँ पे। एक बार देखो, कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कर लिया, चलो। अब मैं यहाँ पे 2 रिकॉग्निशन साइट लिख रही हूँ और बाकी की आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि हमने कहा कि क्या होता है, हिम2 है, हिम3 है यहाँ पे, और इकॉर1 है, साल1 है, PUV है, ये बहुत सारे हमारे पास क्या आती है, रिकॉग्निशन साइट आती है। तो ये है साल1, ठीक है, ये BAM-H1 है। तो हमने कहा ये जो है यहाँ पे, ये है आपका जीन जो किसके लिए है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, और ये जो है आपकी ये रिकॉग्निशन साइट आती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब देखो होगा क्या, इस प्लाज्मिड में ये भी आपके पास क्या आती है, रिकॉग्निशन साइट आती है, क्योंकि हमने कहा ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होगा तो इसमें बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट होंगी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। हमने क्या किया है, हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो रिकॉग्निशन साइट से ही हमें कट करना पड़ेगा। अब चाहे आप साल1 से यहाँ पे कट करेंगे या BAM-H1 से यहाँ पे कट करेंगे, तो यहाँ पर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे प्लाज्मिड को कट किया और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे फिट होता है, वैसे ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो
हमारे पास जो इमेज आएगी वो कुछ ऐसी इमेज आती है जिसमें हमने कहा कि ये बाम H1 था, इसको कट किया और यहाँ पर हमारा ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है येलो में, ये हमारा पूरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाता है और ये साल 1 के लिए यहाँ पर जो है रिकॉग्निशन साइट आ गई। तो हमने बोला टेट्रासाइक्लिन जीन यहाँ पे क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। बाकी यहाँ पे एम्पिसिलिन होगा, इसमें इसके पास एम्पिसिलिन होगा, यहाँ पे ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इतनी बात समझ लो बस, ये इनफ है रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग कर। अब हमने क्या किया है, हमारे पास सेम 3 कंडीशन आएंगे जो प्रीवियस कंडीशन हमारी थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये इन तीनों में से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, पीवीआर 322 के बेसिस पे ये एग्जांपल देख रहे हैं। हमने कहा ये जो हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड आता है, इसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, इसीलिए इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन समाप्त हो गया है। तो ये मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, लेकिन एम्पिसिलिन का होगा इसके पास, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इसके बाद सिर्फ क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले जो हम करेंगे यहाँ पे अप्लाई, हम यहाँ पर एम्पिसिलिन से इसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता होगा कि कहाँ पे किस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज हमने किया है। तो अगर हमें आइडिया है कि हमने कहा कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, तो टेट्रासाइक्लिन क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एम्पिसिलिन से ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लाज्मिड नहीं है। तो एम्पिसिलिन का यूज जब आप करेंगे, एम्पिसिलिन का यूज जब आप करेंगे, तो आपने कहा कि ये 2 सेल जो हैं ये तो बच जाएंगे क्योंकि इनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, पर ये नहीं बचेगा, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने कहा क्योंकि इन दोनों के पास एम्पिसिलिन था तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब हम इसकी क्या बनाते हैं, रेप्लिका प्लेट बनाते हैं, जैसे कल्चर मीडियम है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जैसे ये कल्चर प्लेट है, इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, छाप ले लिया। जैसे ऊपर से आपने एक प्लेट रखी और इसका एक प्रिंट जैसा ले लिया, तो आपने अब आपके पास 2 प्लेट आ गए हैं, जिसके पास आपने छाप लिया है और एक जो कल्चर प्लेट आपके पास थी। तो दोनों में बैक्टीरिया आ गए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इजिली स्प्रेड हो जाते हैं। तो आपने कहा कि ये जो प्रिंट है एज इट इज इसमें आ गया है, बैक्टीरिया इसमें भी है, बैक्टीरियल सेल इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सेल को हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सेव भी तो रखनी है दोनों सेल, हमें नहीं पता कि अभी किसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो प्लेट हमारे पास आती है, 2 प्लेट में से किसी भी एक प्लेट में हम यहाँ पर जो रेप्लिका प्लेट हमारे पास आती है, रेप्लिका प्लेट में अब हम टेट्रासाइक्लिन का यूज करेंगे। जैसे ही हमने टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे डाला, जैसे ही हमने टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे डाला, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी सेल की डेथ यहाँ पर हो जाएगी, इसकी होगी या इसकी होगी, ऑफ कोर्स इसकी होगी, क्योंकि जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, इट मीन्स कि उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हुआ है, समाप्त हुआ है। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन समाप्त हो गया है, तो हमने बात की है कि इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, मतलब जिस सेल की डेथ हुई है वही हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल है। जो यहाँ पे सरवाइव कर जाती है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल हमारी होती है। तो क्योंकि रेप्लिका प्लेट में हमने देखा था, ठीक है, और जो कल्चर प्लेट थी उसमें तो हमारे पास जो सेल है वो क्या है, सेफ है। अब हम क्या करेंगे, हम इस सेल को रिमूव कर देंगे और इसी को यहाँ पे ग्रो करवाएंगे। अब हमने ये भी बात की कि कैसे पता चलेगा कि हमारे जो सेल है, सेल में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि कॉलोनीज बनाते रहेंगे। रेप्लिका प्लेट में हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये कॉलोनी बनाते रहते हैं, इट मीन्स कि इनका टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इट मीन्स कि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। तो ऐसे ही फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने रिकॉम्बिनेंट सेल को प्राप्त करते हैं। कल्चर मीडियम में तो हमें पता चली गया कल्चर प्लेट जो है। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार देखो, सारी चीजों को रिवाइज करो। चलिए, तो फाइनली हमने यहाँ पर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक फॉरेन सेल में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है।
इसके अलावा जो आपके चैप्टर में टॉपिक आते हैं वो ये है, ये तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, डायरेक्ट ट्रांसफर से रिलेटेड आते हैं, वो एक बार आप लोग देख लेंगे। अगर हमने कहा कि डायरेक्ट ट्रांसफर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। प्लांट सेल के लिए भी आते हैं कि प्लांट सेल में हम कैसे कौन से वेक्टर का यूज करते हैं, कैसे यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है प्लांट सेल में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और सेम चीज हम एनिमल सेल में भी पढ़ते हैं, तो एक बार आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चलो, जो आपका क्वेश्चन था वो है देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड ई कॉर वन, व्हाट डज द CO पार्ट इन इट स्टैंड फॉर, यानी कि जो ई कॉर वन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसमें CO जो है वो किसके लिए, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर था वो कोलाई को रिप्रेजेंट करता है, एस्चेरेशिया कोलाई हमने यहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पॉसिबल हो पाई है क्योंकि वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। द फिनोमेनन ऑफ अ ट्रांसडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एज इज वेल अंडरस्टूड, और restriction endonucleases purified from bacteria can be used in vitro. We can cut DNA at a specific site by endonuclease like DNA। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया गया था, ठीक है, एक बार देखो, इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ना है, समझना है चीजों को। देखो, अगर आप यहाँ पे टॉपिक को देखेंगे, हमें बस ये बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल क्यों है। पहले कहता है कि इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। आपने कहा सिर्फ यहाँ पे देखने भर से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। आपने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे डीएनए को देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लेकिन इससे ये तो नहीं है कि पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो हमारे लिए इजी हो गई है और सब चीजें जो है वो खुद ब खुद हो जा रही है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन कहता है द फिनोमेनन ऑफ अ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड, कि यहाँ पर आपने कहा कि जो ट्रांसडक्शन है बैक्टीरिया में वो हमें अच्छे से पता है। आपने कहा नहीं, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी तक आप देख रहे हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग प्रोसेस देखी हैं, स्टेप वाइज जब हम चल रहे हैं तो हमने कहा कि स्टेप वाइज काम यहाँ पर हो रहा है, तो हर एक स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड कहता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने बैक्टीरिया से क्या किया है, प्यूरिफाइड किया, ऑब्टेन किया है, और इसका यूज हम इन विट्रो में कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसका यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर पा रहे हैं, इसीलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाई है। ये लास्ट कहता है वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स बाय एंडोन्यूक्लियेजेस लाइक डीएनए। ध्यान दो, यहाँ तक की बात तो ठीक है, कहाँ तक की बात, वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियस जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमने यही तो बोला है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बार बार यही जो शब्द हम कह रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई है। यस, अब काफी हद तक हमने कहा ठीक है, तभी तो हम क्या करें, जब हम स्पेसिफिक साइट से कट करें तभी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल पा रहा है, तभी तो हम प्लाज्मिड को काट पा रहे हैं, और तभी तो यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में फिट हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है लाइक डीएनए, ये कह रहे हैं कि जैसे कि डीएनए है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल क्या दे रहा है, डीएनए दे रहा है। डीएनए और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनमें डिफरेंस क्या है, डीएनए डीएनए को कट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जो कि स्पेसिफिक पार्ट से नहीं करेगा, वहां पर कोई रिकॉग्निशन साइट नहीं होंगी। जैसे हमने आरएनए यूज किया था, आरएनए क्या कर रहा है, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर रहा है या काट रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, वैसे ही डीएनए को स्पेसिफिक साइट से नहीं काटते, जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो पॉसिबल हो पाई है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को प्यूरिफाई किया गया है बैक्टीरिया से, और उन्हें इन विट्रो में हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे है द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, वो बैक्टीरिया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है वो कौन सा है। ऑप्शन है कोलिस्ट्रीडियम, सेकेंड है बैसिलस, थर्ड है स्यूडोमोनास, एंड लास्ट है यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम। अच्छा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसको जनरली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। चलो
यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम क्यों है बताओ, एग्रोबैक्टीरियम क्यों है? अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि अलग अलग वेक्टर होते हैं, जैसे प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल के लिए, वैसे ही प्लांट सेल के लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और एनिमल सेल के लिए हम वायरस का यूज करते हैं, जो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल होती है और जो वायरस होता है। तो ट्रीट किया जाता है, पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि वायरस को किसी भी सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है एनिमल सेल में। वैसे ही एग्रोबैक्टीरियम जो है वो यहाँ पे प्लांट सेल के लिए एज अ वेक्टर यूज होता है, इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो डीएनए का प्रेसिपिटेट है वो मिक्सचर में से कैसे ऑब्टेन किया जाता है। मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है? आपने क्या किया है, एक मीडियम लिया है आपने, उसमें आपने सेल को डाला, ठीक है। वो सेल जिसे आपको डीएनए ऑब्टेन करना है, आइसोलेशन करनी है डीएनए की, उसमें आप क्या करते हैं, सेल वॉल को तोड़ने के लिए एंजाइम्स डालते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, आरएनए को तोड़ने के लिए, लिपिड को तोड़ने के लिए, सारी चीजें आप उसमें डालते हैं। जब सारी चीजें क्या हो जाती हैं, यहाँ पे टूट जाती हैं, तो अब वहाँ पे डीएनए तो क्या है, आपने कहा प्योर फॉर्म में है, सेफ है वहाँ पे, लेकिन इसके साथ वो जो मिक्सचर है, जो भी चीजें टूटी हैं, वो भी इम्प्योरिटीज भी उसी मिक्सचर में है। उस मिक्सचर में से डीएनए को प्योर फॉर्म में आपको प्राप्त करना है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको प्राप्त करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? आपके पास क्वेश्चन ये आता है। तो पहला ऑप्शन है चिल्ड क्लोरोफॉर्म है, सेकेंड है मेथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, थर्ड है यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल, एंड लास्ट है यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल। इजी आपका क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान दिया है यहाँ पर तो आपका जो आंसर है वो आपको पहले ही यहाँ पे मिल जाएगा। क्या डाला था? चिल्ड एथेनॉल डाली थी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही आंसर आएगा हमारा। क्या डाली थी? चिल्ड एथेनॉल डाली थी, ठीक है। तो ऐसे ही और भी जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।